होप यू आर एज गुड एज ऑलवेज। आप देख रहे हैं सोशल बाई कुमार। पढ़ो स्मार्ट, सोचो स्मार्ट, कुमार सर के साथ। हर वीडियो लेक्चर की तरह बच्चों एक बहुत ही अमेजिंग और शानदार सफ़र पर साथ चलने से पहले स्क्रीन पर सब्सक्राइब, लाइक और बेल बटन पर क्लिक कर दे बच्चों, और शेयर ज़रूर करें ताकि ज्ञान सब तक पहुँचे। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर देना है बच्चों, ताकि आपको इंस्टेंट अपडेट्स मिलते रहें। सबसे पहले बैकग्राउंड ऑफ द चैप्टर। सो बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं एक ऐसा चैप्टर जिसके बिना हम सब एक सेकंड भी सरवाइव नहीं कर सकते। एयर एयर सर, एयर। एयर वही हवा जो फ्री है और जिससे हम लोग उसे फ्री में पोल्यूट करते रहते हैं, वो एयर बच्चों। हाँ सर, वही सर, वही एयर सर। पर अगर मैं कहूँ कि नाना, हम उस चीज़ का चैप्टर आज समझने वाले हैं जो कि स्पेस ट्रैवल करता है। एक इनविजिबल सुपर हीरो जो हमारे बीच 24/7 रहता है, जो ना दिखता है ना सुनाई देता है, लेकिन बिना उसके लाइफ का फुल स्टॉप लग जाता है। तो आप गेस करोगे, सर ये तो बड़ा ट्रिकी है। हाँ सर, सुपर हीरो। सर सुपर हीरो स्पेस ट्रैवल करता है, जैसे एवेंजर्स, है ना सर? अरे नहीं, एवेंजर्स तो दिखते हैं, सुनाई भी देते हैं, तो ये कैसे हुए? सोचो बच्चों, सोचो। यू ऑल आर वेरी इंटेलिजेंट, आई नो, एंड यू ऑल आर वेरी क्लोज ऑल्सो। सर मैं समझ गई। तो बताओ बेटा, कि गुड़ बताते हुए इसे इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं ना? सुपर बेटा, वेरी वेल अंडरस्टूड। तो क्या नाम है? सर इट्स नन अदर देन एयर। बस बस बच्चों, आराम से। एंड यू ऑल आर करेक्ट। मैंने तो कहा ही था कि यू ऑल आर सुपर इंटेलिजेंट। इट्स एयर। वाह सर, इंट्रोडक्शन जब इतना मस्त है तो चैप्टर कैसा होगा? बच्चों, कुमार सर के स्टाइल में, जैसा आपको ऑलरेडी पता है, क्लास में ही चैप्टर आपको याद हो जाएगा। यस सर। तो सस्पेंस को आगे बढ़ाते हुए बच्चों, पहले मैं आपको इस चैप्टर का एक धमाकेदार बैकग्राउंड दे देता हूँ, जहाँ हमारे इस सुपर हीरो के बारे में आप डिटेल में समझ पाएंगे। ओके सर, ओके सर। सबसे पहले हम ओपन करेंगे हवा बनाने की सीक्रेट रेसिपी। हैं सर, हम हवा बना भी सकते हैं? सर हवा एक रेसिपी भी है। ज़रूर बच्चों, हम ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि जैसे कोई भी रेसिपी कुछ इंग्रेडिएंट से मिलकर बनती है, वैसे ही कुछ गैसेस कुछ अमेजिंग प्रोपोर्शंस में मिलकर हवा यानी कि एयर बनाती हैं। सर नाइट्रोजन, सर कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन यानी कि एयर बच्चों। कितनी नाइट्रोजन या कितना कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस उनके छोटे छोटे साइड कैरेक्टर्स, सबके राज खुलेंगे यहाँ पर। वाह सर, मज़ा आ रहा है। बहुत बढ़िया बेटा। यही हम समझेंगे चैप्टर के फर्स्ट टॉपिक, कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर में। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक लग रहा है सर। बिल्कुल है बेटा। फिर हम एलिवेटर चढ़ेंगे एटमॉस्फेयर के 5 फ्लोर्स तक। 5 फ्लोर्स तक? हाँ बच्चों, इस कहानी में जो हमारा एलिवेटर है वो 5 मंजिलों तक जाता है, ट्रोपोस्फियर से एग्जोस्फियर तक। हर फ्लोर का अपना स्टाइल है। कहीं बारिश का ड्रामा, कहीं एरोप्लेन की मस्ती, कहीं शूटिंग स्टार का शो, और कहीं रेडियो सिग्नल्स की डीजे पार्टी। ये आपका टॉपिक नंबर 2 है बच्चों, स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। इंटरेस्टिंग सर। अगला ट्विस्ट है वेदर वर्सेस क्लाइमेट, इन दोनों की आपस में जंग, डिफरेंसेस, द थर्ड टॉपिक बच्चों।
वेदर मतलब रोज रोज के मूड स्विंग्स, कभी गुस्सा कभी प्यार। और क्लाइमेट मतलब परमानेंट एटीट्यूड, मैं ऐसा ही हूँ। फिर ऐसा टॉपिक आता है जो बताता है कितना गर्म या ठंडा। मतलब बच्चों, सर टेम्परेचर, बहुत खूब बेटा, ये रहेगा आपका फोर्थ टॉपिक। और फिर एंट्री होगी हवा की, असली एक्शन हीरो, एयर प्रेशर और विंड्स, आपका फिफ्थ एंड सिक्स्थ टॉपिक। कभी प्यार से चलती हवा, कभी स्टॉर्म बन के सबको उड़ा के ले जाती है। परमानेंट, सीजनल, लोकल विंड्स, सबकी एक अलग कहानी है। और सस्पेंस का क्लाइमेक्स में बच्चों, आपके चैप्टर का लास्ट टॉपिक मॉइस्चर, मतलब हवा के अंदर छुपी पानी की कहानी। कभी ह्यूमिडिटी बन के हमें ह्यूमन स्टीम कुकर बना देती है, तो कभी बारिश बन के फुल बॉलीवुड स्टाइल में एंट्री लेती है। सच में सर, लग रहा है कि बहुत मज़ा आने वाला है। ज़रूर आएगा बच्चों। तो क्या आप सब तैयार हो एक ब्लॉकबस्टर राइड के लिए, जिसमें होगा गैसेस का गैंग, एटमॉस्फेयर के 5 स्टार फ्लोर्स, वेदर का डेली ड्रामा, विंड्स का एक्शन सीन और मॉइस्चर का इमोशनल ट्विस्ट, मतलब एकदम मसाला मूवी, एयर द इनविजिबल हीरो। ये यस सर, यस सर। तो देर किस बात की, आ जाओ आप सब, चलते हैं अपने हीरो एयर की दुनिया में। ओके सर। मतलब एटमॉस्फेयर, एक बड़ा सा ब्लैंकेट जो अर्थ को दिन में अवन और रात को फ्रिज बनने से बचाता है बच्चों। सर, किस चीज़ की एयर बनी होती है और वो ऐसा कैसे कर पाती है? सर, हम तो बस सोचते थे कि एयर बस ऑक्सीजन ही है जो हम ब्रीथ करते हैं। यही तो सबसे बड़ा मिथ है बच्चों। एयर का असली रेसिपी कार्ड मैं आपको बताता हूँ। आपके सामने है फिगर 4.1 स्क्रीन पर। 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और 1% में सब छुटकू छुटकू गेस्ट गैसेस। छुटकू छुटकू, हाँ बच्चों, क्योंकि बहुत स्मॉल अमाउंट में, छोटी सी मात्रा में ये गैसेस होती हैं, इसलिए हम इनको छोटी छोटी गैसेस या छुटकू छुटकू गैसेस कहते हैं। लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, हीलियम, ओजोन, हाइड्रोजन और थोड़ा डस्ट मसाला। सर, इतनी सारी गैसेस याद कैसे रखेंगे? नोच दो करके। है सर, नोच दो? किसे नोचना है सर? अभी बताओ, मैं तुरंत नोच कर दिखाता हूँ। बेटा, सिर्फ याद रखने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल हुआ है। आपने सवाल पूछा, मैंने ट्रिक बताई। एक्चुअल में ऐसा नहीं करना है। सर, ये तो ऐसे भी हम सबको हर समय नोचता ही रहता है। नहीं बच्चे, सोशल साइंस टीचेस यू फर्स्ट टू बी सोशल एंड सिविलाइज्ड। सिर्फ लाइटर फॉर्म्स ऑफ फन, कुछ सीरियस नहीं। श्योर सर, मैं किसी को नहीं नोचूंगा। शाबाश। तो बच्चों, इन चीज़ों को याद करने की मैं हमेशा आपको ट्रिक्स देता आया हूँ। तो यहाँ पे इतनी सारी गैसेस को याद करने के लिए एक ट्रिकी फॉर्मूला है, नोच दो। आपके सामने स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। तो NOCHH, नोच, DO का दो, और साथ में बस लास्ट में एक E ऐड कर देना है। तो नोच दो, ऐसे आप याद रख सकते हैं। तो N स्टैंड्स फॉर, आप देख सकते हैं, नाइट्रोजन, O फॉर ऑक्सीजन, C फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, H फॉर हीलियम, प्लस H फॉर हाइड्रोजन, D फॉर डस्ट। तो O में मतलब आप ओजोन और A में आर्गन। बहुत इजी फॉर्म में आपको ये सीक्वेंस याद आ जाएगा अगर आपको ये एक एब्रिवेशन याद है तो। सर, ये तो बहुत बढ़िया है, थैंक यू बेटा। सर, एक सवाल है। हाँ बेटा, पूछो। सर, वाई नाइट्रोजन इज सो मच, आई मीन 78% क्यों, और ये हमें क्या काम आती होगी? बिल्कुल बच्चे, बहुत बढ़िया सवाल। नाइट्रोजन तो आप इनहेल करते हो और वैसे ही एक्सहेल कर देते हो, मतलब फ्री का सफ़र लंग्स तक। लेकिन प्लांट्स के लिए ये VIP है, वेरी इम्पॉर्टेंट है। वो खुद डायरेक्ट नहीं खा सकते नाइट्रोजन,
तो बैक्टीरिया सॉइल में वेटर की तरह सर्विस देता है, नाइट्रोजन को कन्वर्ट करके प्लांट्स की प्लेट में सर्व कर देते हैं। वाह सर, सो फनी। मतलब बच्चों, प्लांट जो है वो अपने आप नाइट्रोजन को नहीं कंज्यूम कर सकते, तो वो करते क्या हैं? बैक्टीरिया सॉइल में वेटर की तरह का मतलब ये हो गया कि बैक्टीरिया सॉइल में जाकर नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं प्लांट्स के लिए और प्लांट्स उनको फिर कंज्यूम कर पाते हैं। वाह सर, देन हाउ डज ऑक्सीजन रिमेन बैलेंस्ड? अगर हम सब यूज़ करते हैं तो ख़त्म क्यों नहीं होती? बहुत बढ़िया सवाल है बेटा। ये इसलिए क्योंकि ये तो एकदम टीम वर्क है। ह्यूमंस और एनिमल्स सांस लेके ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं और ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन बनाकर, एकदम गिव एंड टेक रिलेशनशिप वाला। बस प्रॉब्लम तब होती है जब हम ट्रीज काट देते हैं, उन्हें कट कर देते हैं, डिफॉरेस्टेशन कर देते हैं, तब ऑक्सीजन का बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है। मतलब एक तरह फुल पार्टी चल रही थी और आप डीजे की वायर निकाल दो, सब खत्म। कितना बुरा लगता है सर। हाँ सर, उस वक्त तो बहुत बुरा लगता है। वैसा ही बच्चों सर, और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या रोल होता है? ये तो बड़ी हार्मफुल होती है ना। कार्बन डाइऑक्साइड में बच्चों एक छुपा हीरो है। प्लांट्स इससे खाना बनाते हैं और तभी तो फिर हमें ये ऑक्सीजन दे पाते हैं। मतलब ये उनका स्विगी है। लेकिन जब हम फैक्ट्री, कार, फ्यूल बर्न करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड ओवरलोड हो जाती है, फिर अर्थ को लग जाता है फीवर, मतलब ग्लोबल वार्मिंग। सर, एक क्विक रिकैप ट्रिक बता दो। हाँ हाँ बच्चों, ज़रूर। याद रखो एक सिंपल लाइन, नाइट्रोजन बॉस है, ऑक्सीजन दोस्त है, प्लांट्स के लिए CO2 रोटी टोस्ट है, बाकी सब गैसेस गेस्ट लिस्ट में हैं। कमाल की ट्रिक बताई सर, मज़ा आ गया। फिर से सुनो बच्चों, नाइट्रोजन बॉस है, ऑक्सीजन दोस्त है, प्लांट्स के लिए CO2 रोटी टोस्ट है। वाह सर। तो बच्चों टेक अवेज क्या हो सकता है कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर में से? एयर इज इक्वल टू मिक्सचर ऑफ गैसेस, नॉट जस्ट ऑक्सीजन। नाइट्रोजन 78%, प्लांट्स के लिए यूजफुल वाया बैक्टीरिया, ह्यूमंस के लिए जस्ट अ पास थ्रू गैस। ऑक्सीजन 21%, लाइफ सपोर्ट गैस, बैलेंस्ड बाई प्लांट्स एंड ह्यूमंस। कार्बन डाइऑक्साइड फूड फॉर प्लांट्स, बट एक्सेस अगर हुई तो ग्लोबल वार्मिंग सर। बहुत खूब बच्चों, बहुत खूब। अदर गैसेस कौन सी हैं? आर्गन, हीलियम, ओजोन, हाइड्रोजन और सर डस्ट। वेरी गुड, माइनर है बच्चों लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट। ट्रिक्स टू रिमेंबर, नोच दो। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CO2, हीलियम प्लस हाइड्रोजन एंड डस्ट। तो बच्चों समझ आया क्या एयर के मिक्सचर की रेसिपी? हाँ सर, बहुत अच्छे से समझ में आया। बहुत खूब बच्चों, बहुत खूब। आगे बढ़ते हैं बच्चों। ब्लू बॉक्स स्क्रीन पर आपके सामने है, दो ब्लू बॉक्स दिए हुए हैं। पहले ब्लू बॉक्स का डू यू नो समझ लेते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। एटमॉस्फेयर एक ब्लैंकेट की तरह काम करता है जो अर्थ को कवर देता है। दिन में सन की हीट अंदर आती है और रात को एटमॉस्फेयर उस हीट को ट्रैप करके रहता है। इसी को कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये नेचुरल प्रोसेस ज़रूरी है, वरना अर्थ बहुत ठंडी होती और लाइफ तो पॉसिबल ही नहीं हो पाती। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है बच्चों जब एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाता है, जैसे फैक्ट्री के स्मोक की वजह से, गाड़ियों से जो पॉल्यूशन निकलता है, फ्यूल को बर्न करने से। जब CO2 बढ़ जाती है तो एटमॉस्फेयर और ज़्यादा हीट ट्रैप करता है, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाता है। इसी को हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। वाह सर, समझ गए, बहुत बढ़िया बेटा। ग्लोबल वार्मिंग के साइड इफ़ेक्ट्स, कोल्ड एरियाज़ का स्नो मेल्ट होता है, सी लेवल राइज होता है, कोस्टल एरियाज़ में फ्लड्स आते हैं, क्लाइमेट पैटर्न उल्टा पुल्टा हो जाता है, कहीं पे ड्रॉट मतलब सूखा तो कहीं पे बहुत बारिश।
लॉन्ग टर्म में कुछ प्लांट्स और एनिमल्स एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, मतलब खत्म हो जाते हैं, क्योंकि उनके लिए इन्वायरमेंट ही सूटेबल नहीं रहता। शॉर्ट में आप कह सकते हैं एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू ब्लैंकेट, CO2 ज़्यादा इज इक्वल टू डबल ब्लैंकेट। रिजल्ट क्या होगा बच्चों? अर्थ को फीवर, मतलब ग्लोबल वार्मिंग। वाह सर, इट बिकेम सो सिंपल टू अंडरस्टैंड। वेरी गुड बेटा। दूसरा ब्लू बॉक्स देखते हैं। इस ब्लू बॉक्स में जब एयर हीट होती है तब मॉलिक्यूल्स फास्ट फास्ट डांस करने लगते हैं, हवा एक्सपैंड हो जाती है, लाइट बन जाती है और ऊपर चली जाती है। जब लाइटर वेट हो जाएगा तो कोई चीज़ ऊपर मूव करेगी, वैसा होता है। जब एयर कोल्ड होती है तो मॉलिक्यूल स्लो और आपस में चिपकने लग जाते हैं, हवा डेंस और हैवी हो जाती है और नीचे की तरफ आ जाती है। रिजल्ट, जब गर्म हवा ऊपर आई तो नीचे एक खाली जगह बन गई। उस जगह को फिल करने के लिए ठंडी हवा आसपास से रश करके आ जाती है। इसी को कहते हैं बच्चों एयर सर्कुलेशन। अगर हम इसे रियल लाइफ में सोचें तो बच्चों, गर्मी में फैन चालू करते हैं तो गर्म हवा ऊपर जाके छत के पास चिपक जाती है, नीचे ठंडी हवा फील होती है। कैंप फायर का आप एग्जाम्पल ले लो। आग के पास बैठे हो तो हवा ऊपर जाती है और साइड से ठंडी ठंडी हवा खिंची चली आती है, इसीलिए आग के पास हमेशा हवा चलती हुई महसूस होती है। मस्त है सर, मैं समझ गई, बहुत बढ़िया बेटा। आगे एक सवाल पूछा गया है स्क्रीन पर, आपके सामने है बच्चों। रीड एंड पॉन्डर करके, इज ग्लोबल वार्मिंग अ सीरियस इशू इन टुडेज वर्ल्ड? सर वो तो है, बिल्कुल। कैसे, वो समझते हैं बच्चों। सर ये इशू तो बहुत सीरियस है। बिल्कुल है, ग्लोबल वार्मिंग आज के टाइम में बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। हाँ सर, एटमॉस्फेयर में ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है ना? बिल्कुल सही सर। और इसके इफ़ेक्ट्स मैं बताऊं? हाँ बेटा बिल्कुल। सर ग्लेशियर्स मेल्ट हो जाते हैं, मेल्ट हो रहे हैं, सी लेवल राइज हो रहा है, जिससे कि फ्लड का खतरा बढ़ता जा रहा है और बहुत जगह तो फ्लड आ भी जाती है। बिल्कुल सही कहा बच्चों। और सर एक्सट्रीम वेदर जैसे साइक्लोन, हीट वेव्स, हैवी रेन्स भी बढ़ रहे हैं। एब्सोल्युटली करेक्ट। सर मैं एक और बता दूं? हाँ बेटा बिल्कुल बताइए। क्रॉप्स और एनिमल्स डेंजर में हैं। सर सिंपल वर्ड्स में, अर्थ को फीवर है और अगर हमने एक्शन नहीं लिया तो फ्यूचर में लिविंग कंडीशंस और भी ख़राब हो जाएंगी। बहुत खूब बताया बच्चों आप सब ने, ब्रिलियंट। तो शॉर्ट में बच्चों हम कह सकते हैं CO2 ज़्यादा तो अर्थ को बुखार, और अर्थ को बुखार तो ग्लोबल वार्मिंग। सर ग्लोबल वार्मिंग, बहुत खूब सर, बहुत मज़ेदार है, कितना आसान लग रहा है ये टॉपिक। थैंक यू बच्चों, आप सब भी तो इक्वली मज़ेदार हैं, इसलिए हर टॉपिक इतना इंटरेस्टिंग रूप में आपके साथ चलता चला जाता है। थैंक यू सर। बच्चों अब हम चढ़ाई करेंगे एटमॉस्फेयर की फिफ्थ अब हम चढ़ाई करने के लिए कूच करेंगे एटमॉस्फेयर के 5th फ्लोर्स तक, एकदम स्पेस वाली राइड। वाह सर, मज़ा आएगा, ज़रूर आएगा बच्चों। तो बच्चों अब चलो हवा के अंदर की एक एलिवेटर राइड लेते हैं। हाँ जी, एटमॉस्फेयर भी एक 5 स्टोरी बिल्डिंग है, बेसमेंट से टेरेस तक। देखो बच्चों फिगर 4.2 आपके स्क्रीन पर अर्थ के सरफेस से ऊपर जाती हुई 5 लेयर्स दिखाई दे रही हैं। हम वही राइड लेंगे अब एक एक करके। सर व्हाट इज दिस फर्स्ट फ्लोर ऑफ एटमॉस्फेयर? ट्रोपोस्फियर बेटा, ग्राउंड फ्लोर, और सबसे इम्पॉर्टेंट यहीं हम सांस लेते हैं और सारा वेदर का ड्रामा भी यही होता है। रेनफॉल, फॉग, थंडरस्टॉर्म और हमारा ग्राउंड पर मैच जो कैंसिल हो जाता है, सब ट्रोपोस्फियर का ही काम होता है बच्चों। ओह, बड़ी शैतान फ्लोर है सर, पर बहुत काम की भी, क्योंकि हम रहते भी तो इसी फ्लोर पे हैं बेटा। तब तो सर नो पंगा, माय बैड। सुपर गुड बेटा। और इस फ्लोर की हाइट पता है बच्चों? सर इसकी हाइट, ये जैसे हमारे घर में अभी हमारी क्लासरूम में छत की हाइट है,
वैसी हाइट आप पूछ रहे हैं सर? हाँ बेटा, इसकी भी वैसी ही हाइट होती है। कितनी हाइट होती है सर? बच्चों सिर्फ 13 किलोमीटर, सिर्फ 13 किलोमीटर। मतलब आप माउंट एवरेस्ट की हाइट को 50% और इसके ऊपर ऐड कर दो, वहाँ तक है हमारी ट्रोपोस्फियर की हाइट। बहुत ऊंचाई तक है फिर तो सर। हाँ बच्चों, फिगर 4.2 में आप देखो, सबसे नीचे जो लेयर अर्थ के बिल्कुल पास क्लाउड्स, आप देखो ये 4.2 में यहाँ की मैं बात कर रहा हूँ, क्लाउड्स और रेन के सिंबल्स के साथ दिख रही है ना, वही ट्रोपोस्फियर है। तो सर आपने फिर ट्रोपोस्फियर की हाइट को सिर्फ 13 किलोमीटर क्यों बोला? क्योंकि बेटा बाकी फ्लोर्स के कंपैरिजन में ये हाइट तो बहुत छोटी हुई। देखो फिगर 4.2 कितना बड़ा है हाइट में, देखो तो अगर ट्रोपोस्फियर से कंपेयर करें, ये ट्रोपोस्फियर है, यहाँ 13 किलोमीटर तक की मैंने बात की। इसके ऊपर देखो इतना ऊंचाई तक जोन जो है वो हमारा स्ट्रैटोस्फियर, इसके ऊपर अगली लेयर, इसके ऊपर अगली लेयर, इसके ऊपर अगली लेयर। तो ट्रोपोस्फियर तो हमारी बहुत छोटी सी हाइट में हुई ना। ओह, तो सर हम कितने मंजिल तक आज ट्रैवल करेंगे? बच्चों हाइट की बात करें तो वी विल डिस्कस अप टू 400 किलोमीटर्स एज फर्दर अबव इट्स इन्फिनिटी। समझ गई सर, बहुत बढ़िया बेटा। बढ़ते हैं नेक्स्ट फ्लोर पे, आई मीन स्ट्रैटोस्फियर। सर वाई दिस लेयर स्ट्रैटोस्फियर लुक्स सो स्पेशल? वाह बेटा, ये सेकेंड फ्लोर है, यहाँ क्लाउड्स नहीं होते, वेदर का डिस्टर्बेंस नहीं होता, इसलिए एरोप्लेन्स यहीं पर फ्लाई करते हैं। और बोनस, यहाँ ओजोन लेयर है जो यूवी रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज से हमें बचाती भी है। मतलब सनस्क्रीन की असली मम्मी, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। वाह सर, तो जब भी फ्री में मुझे सनस्क्रीन चाहिए होगी तो मैं फ्लाइट से ट्रैवल कर लूँगा बस। हाँ बेटा, पर फ्लाइट की टिकट में तो काफ़ी सारी रियल सनस्क्रीन लोशंस आ जाएंगे, है ना? हाँ सर, ये हमेशा ऐसी ही बात करता है। कोई बात नहीं बेटा। सर हाउ अबाउट द नेक्स्ट लेयर? यहाँ हम क्या करते होंगे? श्योर बेटा, it is the third floor that you are talking about, which we call as the layer, the floor of mesosphere. लगभग 80 किलोमीटर तक ये होती है बच्चों, और इसका स्पेशल इफेक्ट आप जानते हो। मीटियोराइट्स, पीसेस ऑफ स्पेस रॉक्स जो स्पेस से आते हैं, वो यहीं पर बर्न हो जाते हैं। मतलब दिवाली के पटाखों का जो फायरवर्क शो होता है बच्चों, वो आप यहीं पर फ्री में देख सकते हैं। और तो और नो टिकट्स रिक्वायर्ड, बिना टिकट्स के। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग फ्लोर निकली सर। हाँ बच्चों, हर फ्लोर यानी हर लेयर का अपना अलग ही महत्व है। ट्रू सर। अब हम बात करेंगे बच्चों फोर्थ फ्लोर की, थर्मोस्फियर। सर नाम से ही लग रहा है ये तो कुछ बॉयलर रूम जैसा होगा। बिल्कुल बेटा, सही पहचाना आपने। थर्मोस्फियर में टेम्परेचर बहुत रैपिडली बढ़ता है, और इसके अंदर एक स्पेशल पार्ट है आयनोस्फियर, 80 टू 400 किलोमीटर तक। सर आपने शुरू में कहा था हम लोग 400 किलोमीटर तक की बात करेंगे, सही पकड़े हैं बेटा। बिल्कुल सही। यहाँ रेडियो वेव्स बाउंस होते हैं, मतलब बिना इस लेयर के एफएम रेडियो, वॉकी टॉकी और जीपीएस सब खत्म, कुछ काम ही नहीं करेगा। सर मतलब नो बॉलीवुड सॉन्ग्स ऑन रेडियो, बस खामोशी। कितना डरावना है फिर तो। ट्रू बेटा। फिगर 4.2 मेसोस्फीयर के ऊपर एक वेवी एरो से रेडियो सिग्नल्स रिफ्लेक्ट होते हैं, जो आपको यहाँ पर दिखाए गए हैं। वही थर्मोस्फियर आयनोस्फियर है बच्चों। सर और लास्ट वाला एग्जॉस्फियर, ये तो एकदम हाई फाई सा कुछ लग रहा है। हाँ बेटा, एग्जॉस्फियर सबसे ऊपर की टेरेस है। यहाँ हवा बहुत ही थिन होती है और लाइट गैसेस जैसे हीलियम और हाइड्रोजन ईजिली स्पेस में चली जाती हैं। मतलब अर्थ का ये एस्केप गेट होता है बच्चों, एकदम फ्री स्पेस शटल सर्विस जैसा। फिगर 4.2 के बिल्कुल टॉप में जो पतली सी लेयर स्पेस से टच कर रही है और गैसेस स्केप करती हुई दिख रही हैं, वही एग्जॉस्फियर है बच्चों। यहाँ पर एट द टॉप देखो।
समझ गए सर? मतलब ट्रोपोस्फियर 0 to 13 किलोमीटर, वेदर ड्रामा फ्लोर। बिल्कुल सही सर। स्ट्रेटोस्फियर मैं बताऊं? हाँ बच्चों, एक एक करके आप लोग बोलो। सर स्ट्रेटोस्फियर मतलब 13 to 50 किलोमीटर, प्लेन और सनस्क्रीन वाला फ्लोर। वेरी गुड सर। मेसोस्फियर 50 to 80 किलोमीटर, दिवाली के पटाखों वाला फ्लोर और मीटोराइट्स वाला फ्लोर। वेरी गुड बेटा। थर्मोस्फियर 80 to 400 किलोमीटर, डीजे रेडियो फ्लो, रेडियो वाला। वेरी गुड। एग्जॉस्फियर 400 किलोमीटर एंड प्लस। स्केप टेरेस, गैसेस का फ्री स्केप टू स्पेस। बहुत खूब बेटा। तो बच्चों अब तक हमने हवा के रेसिपी और उसके पांचों फ्लोर्स को एक्सप्लोर किया। अब बात करते हैं एटमॉस्फेयर के डेली ड्रामास, मतलब कभी गर्मी तो कभी बारिश तो कभी स्टॉर्म, तूफान, सब इस पैकेज में आता है। रेडी फॉर अ रोलर कोस्टर? यस सर, यस सर। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वेदर एंड क्लाइमेट। सर व्हाट एग्जैक्टली इज वेदर? बेटा वेदर मतलब दिन भर के मूड स्विंग्स। कभी हमारे मैचेस बारिश से कैंसिल, कभी पिकनिक पे फुल धूप, एकदम मस्त बट अनप्रिडिक्टेबल ड्रामा क्वीन जैसा। सर ये तो बहुत मज़ेदार था। देन व्हाट इज क्लाइमेट? क्लाइमेट मतलब एक जगह का लॉन्ग टर्म एटीट्यूड। जैसे लद्दाख बोलता है मैं हमेशा ठंडा रहूँगा, और चेन्नई बोलती है मैं तो गरम मसाला ही हूँ। सो वेदर इक्वल्स टू रोज का मूड, क्लाइमेट इज इक्वल टू परमानेंट पर्सनालिटी। वाह सर, मैं तो आज तक दोनों को एक ही समझता था। एग्जैक्टली बेटा, ये गलती आप ही नहीं बहुत लोग करते हैं। तो वेदर अलग है, क्लाइमेट अलग है। वेदर का मतलब जो डेली चेंज होता है, बट क्लाइमेट इज समथिंग विच इज परमानेंट देयर। आगे बढ़ते हैं बच्चों। आपके सामने मैंने स्क्रीन पर वेदर वर्सेस क्लाइमेट के डिफरेंसेस को भी डिस्प्ले में रख दिया है, जो आप पढ़ेंगे आपको बहुत यूज़फुल लगेगा। इसके अलावा आप सेम चीज़ को आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नोट्स के पीडीएफ में भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आगे बच्चों एक ब्लू बॉक्स दिया हुआ है जिसमें एक बहुत सा प्यारा फैक्ट बताया गया है। आप देखो आपके स्क्रीन पर टॉप राइट हैंड साइड पर है। अर्थ को सन से जो एनर्जी मिलती है ना, वो एक्चुअली बहुत ही छोटी सी फ्रैक्शन है। कितनी छोटी सर? अभी बताता हूँ बच्चों। सोचो बच्चों, सूरज ने 200 करोड़ एनर्जी कॉइन्स भेजे। कितने बच्चों? आपके सामने नंबर है ना स्क्रीन पे, देखो। दिस नंबर इज एक्चुअली इन इंडियन डेसिमल सिस्टम 200 करोड़। तो मान के चलते हैं सूरज ने 200 करोड़ एनर्जी कॉइन्स भेजे, तो अर्थ के पास उसमें से कितने आए? दैट इज जस्ट 1 कॉइन। तो मतलब सोचो बेटा, सन कितनी बड़ी वॉल्यूम में एनर्जी रिलीज करता है। लेट दैट वॉल्यूम बी 200 करोड़ कॉइन्स, एनर्जी कॉइन्स, ठीक है। अर्थ के पास कितनी गर्मी आती है? उसमें से सिर्फ 1 कॉइन, बाकी सब स्पेस में इधर उधर बिखर जाती है। फिर भी वो छोटा सा हिस्सा ही हमारे लिए काफ़ी होता है। कितना काफ़ी होता है? जिससे दिन में रोशनी हो, गर्मी हो, प्लांट्स भी ग्रो कर सकें और हमारी ज़िंदगी भी चलती रहे। मतलब सूरज एक एनर्जी किंग है और अर्थ उसकी पार्टी में बस एक छोटा सा वीआईपी गेस्ट जो एक कॉइन से फुल एंजॉय कर रही है। ऐसा होता है सर? बहुत खूब बेटा, बिल्कुल ऐसा ही होता है। अब बच्चों आपके सामने स्क्रीन पर एक एक्टिविटी दी हुई है येलो बॉक्स में। For 10 days, note down weather report from a local newspaper and observe the changes occurring in the weather. वैसे तो बच्चों इससे DIY एक्टिविटी, बट हमेशा की तरह एक सैम्पल मैंने दे दिया है फॉर योर रेफरेंस। आप स्क्रीन पर इसे भी समझ सकते हैं। इसमें से कोई बता सकता है कि क्या आप ऑब्जर्व करोगे? सर स्टार्टिंग के 2-3 दिन तो गर्मी है, सनी एंड हॉट। हाँ सर, बीच के दिनों में क्लाउड्स आए हैं और बारिश भी हुई है।
जिसकी वजह से आई कैन सी टेम्परेचर ड्रॉप हुआ और वेदर प्लेजेंट हो गया। बहुत बढ़िया। फिर क्या हुआ होगा सर, मैं बताऊं? हाँ बेटा सर, फिर वापस धूप निकल गई है और टेम्परेचर थोड़ा सा ऊपर चला गया है। इससे हमें ये ऑब्जर्व करने को मिला कि वेदर शॉर्ट टर्म होता है और रोज चेंज होता है, कभी सनी, कभी रेनी, कभी क्लाउडी। ब्रिलियंट बच्चों, आप लोग तो तुरंत इस ग्राफ को समझ गए। वेरी गुड सर, बहुत सिंपल लग रहा है। वेरी नाइस बेटा, वेरी नाइस। आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है बच्चों हमारा टेम्परेचर। गरम या ठंडा ना सर? बहुत खूब बेटा, आपको याद है। यस सर। सर, हाउ डू वी फील टेम्परेचर? सिंपल है बेटा, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एयर। मतलब जब तुम आइसक्रीम खाते हो और फील होता है ठंडा ठंडा, कूल कूल, या जब गर्मी में हम एसी लगाते हैं और लगता है एसी भी हमें धोखा दे रहा है। दैट्स टेम्परेचर। सर, व्हाई समर्स आर हॉटर एंड विंटर्स कोल्डर? बिकॉज ऑफ इंसोलेशन। सन की इनकमिंग सोलर एनर्जी को इंसोलेशन कहते हैं। इक्वेटर पे फुल स्पीड में वाईफाई सिग्नल मिल रहा है, पोल्स पे बफरिंग ही बफरिंग। इसीलिए पोल्स आर स्नो कवर्ड और इक्वेटर फील्स लाइक तंदूर। मतलब सर, इक्वेटर पे बहुत ज़्यादा सूर्य की रोशनी पहुंच रही है और पोल्स पे बहुत कम, इसलिए हमें इक्वेटर पे बहुत गर्मी और पोल्स पे बहुत ठंडा महसूस होता है। बहुत खूब बेटा। सर, सिटी का टेम्परेचर विलेज से ज़्यादा क्यों होता है? अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया सवाल पूछा आपने बेटा। सिटीज़ का मतलब है हीट ट्रैप। कंक्रीट, ग्लास और एसफॉल्ट दिन में हीट एब्जॉर्ब करके रात को माइक्रोवेव की तरह हीट को रिलीज करते हैं। प्लस हाई राइज बिल्डिंग्स ऑफ आवर सिटीज ट्रैप बच्चों द वार्म एयर और इंक्रीज द टेम्परेचर। मतलब सिटी इज इक्वल टू फ्री सोना बाथ। सर, बहुत अच्छा समझाया। वेरी गुड बेटा। आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक आपके सामने स्क्रीन पर दिया हुआ है कुछ वेदर इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। फिगर 4.3। बच्चों, इसमें जो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स दिए हुए उसमें पहला है थर्मोमीटर। सर, वही जिससे हम बुखार नापते हैं, वही जैसा। मतलब ये इंस्ट्रूमेंट टेम्परेचर तो मेज़र करता है, लेकिन ये बड़े लेवल पे करता है। मतलब आपका डेली का फीवर चेक करने वाला डॉक्टर थर्मोमीटर, बट बड़ा वर्जन जो हवा का बुखार चेक कर ले। जब हवा गर्मी दिखाए, थर्मोमीटर उसका फीवर रिपोर्ट कर दे, इस तरह का। बैरोमीटर, ये एयर प्रेशर मेजर करता है। हाई प्रेशर इज इक्वल टू क्लियर वेदर और लो प्रेशर अगर दिखाया इज इक्वल टू बादल और तब बारिश होगी। मतलब बादल प्लस बारिश इज लो प्रेशर, अगर दिखाया हाई प्रेशर दिखाया तो वेदर विल बी क्लियर। रेन गॉज, ये रेनफॉल मेजर करता है। बेसिकली एक कंटेनर होता है जो बारिश का पानी को कलेक्ट करता है और उसे मिलीमीटर में मेज़र किया जाता है। विंड वेन, ये हवा के डायरेक्शन बताता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। हाँ सर, ये तो मैंने कई जगहों पर देखा है। हाँ बेटा, इट इज़ अ वेरी कॉमन एंड अ वेरी प्रिमिटिव इंस्ट्रूमेंट। एनीमोमीटर, ये हवा की स्पीड मेज़र करता है। मतलब कितनी तेज़ हवा चल रही है, स्लो ब्रीज या फुल ऑन स्टॉर्म। तो बच्चों, टेक अवेज के तौर पे थर्मोमीटर इज इक्वल टू फॉर टेम्परेचर, बैरोमीटर फॉर प्रेशर, रेन गॉज इज इक्वल टू फॉर रेन, विंड वेन फॉर डायरेक्शन एंड एनीमोमीटर फॉर स्पीड। अब बच्चों, आपके बॉटम लेफ्ट हैंड साइड पे ब्लू बॉक्स में आप देख सकते हैं टेम्परेचर को मेजर करने का स्टैंडर्ड यूनिट विच इज डिग्री सेल्सियस। इसको इन्वेंट किया था एक स्वीडिश साइंटिस्ट ने, एंडर्स सेल्सियस। बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट नेम है, हमेशा आपके एग्जाम में MCQs या फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ लिया जाता है। और इसका सिंपल फंडा भी आप याद कैसे रख सकते हैं? 0 पे आइस, 100 पे राइस, मतलब स्टीम। वाह सर, 0 पे आइस, 100 पे राइस। हाँ बच्चों, फनी लगाना। हाँ सर, बिल्कुल दिमाग में बैठ गया। वेरी गुड। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 0 डिग्री सेल्सियस पे हम कहते हैं वाटर फ्रीज होता है, आइस बन जाता है।
100 डिग्री सेल्सियस पे हम क्या कहते हैं, वाटर बॉईल करता है, स्टीम बन जाता है। तभी तो सर 0 पे आइज 100 पे राइज। वेरी गुड बेटा, मतलब सेल्सियस स्केल पूरा पानी की कहानी पे बेस्ड है। सर बहुत मस्त एक्सप्लेनेशन, थैंक यू बेटा। अब अगला टॉपिक आता है बच्चों, एयर प्रेशर। सर बहुत इंटरेस्टिंग नाम लगा, व्हाट इज एयर प्रेशर? एयर का अपना इनविजिबल जिम होता है बच्चों, जो हमेशा हम पे दबाव बनाता है, पर हम फील नहीं करते क्योंकि बॉडी भी इक्वल काउंटर प्रेशर लगाती है, मतलब दोनों तरफ से टक्कर बराबर की, इसलिए तो हम चिपकते नहीं। मतलब सर अगर एक फ्रेंड हमें एक हाथ से पुश करे तो मैं गिर जाऊंगा, लेकिन अगर 4 दोस्तों ने हर साइड से मुझे बराबर पुश किया हो तो मैं सेंटर में स्टेबल रहूंगा। सेम फंडा है एयर प्रेशर का। बहुत खूब बेटा, ब्रिलियंट, एग्जैक्टली। सर वाई प्रेशर डिक्रीजेस विथ हाइट? सिंपल बेटा, जितना आप ऊपर जाओगे उतने कम एयर पार्टिकल्स मिलेंगे। मतलब माउंटेन टॉप पे सांस फूलती है, आपने देखा होगा, क्योंकि एयर का लोड कम होता है। प्रेशर हाईएस्ट होता है सी लेवल पे, और जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे वैसे वैसे ये गिरता जाता है। वाह सर, मैं समझ गई। वेरी गुड बेटा। सर एक और सवाल है, ज़रूर पूछो बच्चे। हाउ डज प्रेशर कनेक्ट टू वेदर? हाई टेम्परेचर इज इक्वल टू एयर गर्म हुई, लाइट हुई और ऊपर चली गई, नीचे क्या होगा? नीचे बचा लो प्रेशर, तो क्लाउड्स और रेन होगी। लो टेम्परेचर का मतलब है बच्चों, एयर ठंडी हुई, हैवी हुई, नीचे गिर गई, ऊपर क्या हुआ? हाई प्रेशर बना, तो स्काई हमारा क्लियर और सनी हो गया। डिटेल में समझाता हूँ आपको, समझने के लिए सोचो, हवा एक पार्टी क्राउड जैसी है। जहाँ टेम्परेचर हाई है वहाँ लोग एयर मॉलिक्यूल्स के रूप में डांस फ्लोर पे गर्म हो जाते हैं, एनर्जी मिलती है उनको, और फिर वो ऊपर जंप करने लगते हैं। जैसे ही हवा ऊपर गई, नीचे स्पेस खाली हो गया, मतलब लो प्रेशर जोन बन गया। अब जब हवा ऊपर गई तो वो ठंडी हो गई, ठंडी हो जाएगी तो कंडेंस होगी, कंडेंस होते ही वो क्लाउड्स में बन जाएगी, और जब क्लाउड्स ज़्यादा भर जाएंगे, जब उनमें ज़्यादा वेट आ जाएगा, तो बारिश शुरू हो जाएगी। इसलिए लो प्रेशर को हम कहते हैं इक्वल टू क्लाउड्स या क्लाउड्स का शो। अब उल्टा केस देखो, जहाँ टेम्परेचर लो है, हवा मॉलिक्यूल्स ठंडे हो के लेजी हो जाते हैं, एनर्जी कम है वहाँ पर, तो हैवी फील करते हैं, नीचे गिर जाते हैं। नीचे गिरते ही हवा कंप्रेस होती है और एकदम टाइट हो जाती है। तो इसका मतलब सर हाई प्रेशर जोन, बिल्कुल, यहाँ हवा नीचे ही चिपकती रहती है, ऊपर नहीं उठती, इसलिए कोई कंडेंसेशन नहीं होता, ना ही कोई क्लाउड्स बनते हैं। रिजल्ट क्या होगा सर? तब तो क्लियर और सनी स्काई होगा। एक्सेलेंट बेटा, अब तो आप समझ गए? हाँ सर मैं समझ गया। सर मैं भी समझ गई। बच्चों बहुत खूब। अब आगे बढ़ते हैं। ब्लू बॉक्स में एक धमाका फैक्ट आपको बताता हूँ। मून पर बिल्कुल हवा नहीं है। हाँ सर, ये हम सबको पता है, मतलब कोई ऑक्सीजन नहीं तो कोई एयर प्रेशर भी नहीं। हाँ सर, ओके। अब हमारी बॉडी हमेशा एक काउंटर प्रेशर देती है जो बाहर की हवा के प्रेशर से बैलेंस रहता है, लेकिन मून पे तो ज़ीरो प्रेशर है। अगर एस्ट्रोनॉट ने स्पेस सूट ना पहना हो तो बॉडी के अंदर का प्रेशर बाहर के ज़ीरो से बैलेंस नहीं करेगा। करेक्ट सर, बिल्कुल सही बात है। तो रिजल्ट क्या होगा बच्चों? खून की नदियाँ फट जाएंगी और एस्ट्रोनॉट लिटरली ब्लीड करेगा। माय गॉड सर, ऐसा हो जाएगा? बिल्कुल बेटा। तो ये इम्पोर्टेंस है एयर प्रेशर की, इसीलिए एस्ट्रोनॉट्स को स्पेशल प्रोटेक्टिव स्पेस सूट पहनना पड़ता है, जो उनको हवा भी देते हैं और प्रेशर भी मेंटेन करते हैं। शॉर्ट में हम कह सकते हैं, मून पे हवा ज़ीरो, सूट पहनो वरना बॉडी हो जाएगी हीरो से ज़ीरो। हा हा सर, कितनी मस्त लाइन आपने बताई। ये मैं तो इसी लाइन से इसको याद कर लूँगा बेटा, इसीलिए तो मैंने बनाई है। मून पे हवा ज़ीरो, सूट पहनो वरना बॉडी हो जाएगी हीरो से ज़ीरो। बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल सही। सर
अब तो पक्का जब मैं मून पर जाऊंगा तो सूट पहन कर ही जाऊंगा। श्योरली बेटा। अब आता है बच्चों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, विंड। सर वैसे तो बहुत सिली क्वेश्चन है मेरा, पर क्या आप मुझे बता सकते हैं व्हाट इज विंड? बेटा नो क्वेश्चन इज अ सिली क्वेश्चन। मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर इज कॉल्ड विंड। मीन्स दिन गर्म हुआ, हवा उठी, लो प्रेशर बना, ठंडी हवा आसपास से दौड़ के उस जगह पर घुस गई, रिजल्ट क्या हुआ? एयर सर्कुलेशन, हवा चल रही है। जैसे फ्री पिज्ज़ा मिले तो सब लोग हाई प्रेशर मतलब क्लासरूम से लो प्रेशर मतलब कैंटीन की तरफ भाग जाएंगे ना, वैसे ही। ब्रिलियंट सर, मज़ा आ गया। बिल्कुल ऐसा ही होगा। सर मुझे तो लग रहा है कि कोई टॉपिक डिफ़िकल्टी नहीं है। हाँ बच्चों, ऐसा ही लगना चाहिए। सोशल साइंस एक्चुअली है बहुत इंटरेस्टिंग, उसको लोगों ने एक मिथ के तौर पे बोरिंग समझ लिया है। हाँ सर, सच में मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। थैंक यू बच्चों आप लोगों के फीडबैक के लिए। आगे बढ़ते हैं। सर टाइप्स ऑफ विंड्स भी बता देंगे क्या? ज़रूर बच्चों। टाइप्स ऑफ विंड्स 3 तरह की हैं, परमानेंट विंड्स, सीजनल विंड्स और लोकल विंड्स। परमानेंट विंड्स को बच्चों हम कैसे सोच सकते हैं? फिक्स्ड माइंडेड। सीजनल विंड्स को मूड स्विंग्स वाली विंड, और लोकल विंड्स को मोहल्ले वाली हमारी लोकल विंड्स हैं। हाँ से बच्चों समझाता हूँ। परमानेंट विंड्स का मतलब अगर हम ऐसे सोचें कि फिक्स्ड माइंडेड वाली हैं, जैसे फिक्स्ड माइंडेड वाले जो बच्चे होते हैं, ये विंड्स पूरे साल एक ही डायरेक्शन में चलती हैं। जैसे क्लास का वो बच्चा जो हमेशा सेम बेंच, सेम सीट, सेम फ्रेंड सर्कल चूज करता हो। ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लीज, ईस्टर्लीज सभी अपनी लेन में सीधा सीधा चलती हैं। तो ये परमानेंट विंड्स होती हैं, मतलब हमेशा एक ही जैसी। तो जो फिक्स्ड माइंडसेट वाले बच्चे हैं, मैं तो यहीं बैठूंगा, अपने इसी दोस्त के साथ बैठूंगा और यहीं से देखूंगा, यहीं पे लिखूंगा, ऐसे ही खाऊंगा सारी चीज़ें। सीजनल विंड्स की बात करें बच्चों तो मूड स्विंग्स वाले विंड्स, ये सीज़न के हिसाब से अपना डायरेक्शन बदलती हैं। मतलब वो दोस्त जो कभी क्रिकेट को खेलने का मन बना ले, कभी कुछ और खेलने का मन बना ले, कभी गेमर बन जाए, कभी पॉप स्टार बन जाए, हर सीज़न में उसका एक नया स्वैग हो। एग्जाम्पल इंडिया का मॉनसून, एक सीज़न में पानी पानी, दूसरे सीज़न में सूखा सूखा। तो जो समय समय पर अपना मूड बदलते रहते हैं उनको हम सीजनल विंड्स कहते हैं, सीज़न के अकॉर्डिंग। तो परमानेंट विंड्स को बच्चों सीधे साधे नो ड्रामा, सीजनल को बच्चों सीजनल वाले फ्रेंडशिप गोल्स। अब थर्ड आया लोकल विंड्स, मतलब मोहल्ला स्पेशल। ये सिर्फ छोटे एरिया और शॉर्ट टाइम के लिए आती हैं। मतलब मोहल्ले के वो अंकल जो सिर्फ शाम के 5 से 7 बजे ही गली में दिखाई देते हैं, बाकी टाइम गायब रहते हैं। एग्जाम्पल ले सकते हैं बच्चों लैंड सी ब्रीज और हमारी गर्मी की मशहूर लू जो फ्री में हमें अवन बना देती है। तो लोकल विंड्स मतलब बच्चों लिमिटेड एडिशन वाली विंड्स। ट्रिक बच्चों याद करने के लिए, परमानेंट मतलब फिक्स्ड सीट वाले बच्चे, सीजनल मतलब सर मूड स्विंग वाले बच्चे, वेरी गुड, और लोकल बच्चे सर मोहल्ला टाइम पास वाले बच्चे। वाह वाह सर, मज़ा आ गया, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग था, बहुत बढ़िया बेटा। अब आगे बढ़ते हैं। फिगर 4.4 मेजर प्रेशर बेल्ट्स एंड विंड सिस्टम। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है ना? हाँ सर, ये इतने सारे एरोज ये कैसे समझ में आएंगे? बच्चों बहुत आसान सा फिगर है ये, आप लोग ध्यान से सुने, आप लोग को समझ में आ जाएगा। अर्थ के एटमॉस्फेयर में कुछ प्रेशर बेल्ट्स होती हैं और विंड्स फिक्स्ड होते हैं। प्रेशर बेल्ट्स मतलब हाई और लो प्रेशर जोन्स, और विंड्स फिक्स्ड होते हैं जो हमेशा एक पैटर्न में चलते हैं। ये ग्लोब को एक बड़ा एयर सर्कुलेशन का रोलर कोस्टर बना देते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा? हाँ सर, लो प्रेशर हाई प्रेशर जोन समझ में आ गया सर, और विंड्स फिक्स्ड होती हैं जो हमेशा एक पैटर्न में चलती हैं। करेक्ट बच्चों। तो अब देखते हैं इसमें पॉइंट नंबर 1,
इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, जिसे कि हम डोल्ड्रम्स कहते हैं, तो इक्वेटोरियल लो प्रेशर को डोल्ड्रम्स कहते हैं, ये याद रखना है। इक्वेटर पे हमेशा गर्मी ज़्यादा होती है, तो गर्मी ज़्यादा होगी तो क्या होगा सर, हॉट एयर राइज करेगी, बिल्कुल सही। तो नीचे क्या होगा, हॉट एयर सर राइज करेगी तो नीचे लो प्रेशर जोन बनेगा, बिल्कुल। इसी को हम कहते हैं डोल्ड्रम्स, मतलब बोट्स और शिप्स यहाँ अटक जाती हैं क्योंकि विंड बहुत स्लो हो जाती है यहाँ पे। इक्वेटर पे हवा गर्म को कर हमेशा ऊपर भाग जाती है, नीचे हवा ऑलमोस्ट सो जाती है। समझ में आया बेटा ये? हाँ सर, कि इक्वेटर पे गर्मी ज़्यादा होने से हॉट एयर ऊपर जाएगी तो नीचे लो प्रेशर जोन बनेगा, जब लो प्रेशर जोन बनेगा तो हवा की रफ्तार बहुत स्लो हो जाएगी और जिसकी वजह से जो भी वहाँ पे शिप बोट्स होती हैं वो वहाँ पे अटक जाती हैं, बिकॉज इनका मूवमेंट तो विंड से ही होता है। बहुत खूब बच्चे, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, जिसे हम हॉर्स लैटिट्यूड भी कहते हैं। अराउंड 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ हॉट एयर जो इक्वेटर से उठी थी ठंडी होके नीचे आती है, बनाती है क्या सर, हाई प्रेशर जोन, बिल्कुल, क्योंकि जब ऊपर गई थी तो नीचे क्या बना था, लो प्रेशर जोन सर। तो अब वो नीचे आ रही है तो क्या बनेगा, हाई प्रेशर जोन सर। बहुत बढ़िया बच्चों। ओल्ड सेलर्स इस एरिया को हॉर्स लैटिट्यूड्स बोलते थे क्योंकि शिप्स यहाँ रुक जाते थे और पानी खत्म हो जाता था। कभी कभी घोड़े तक समुंदर में फेंक दिए जाते थे क्योंकि बिना पानी के तो उनकी डेथ हो जाती थी। ओह सर, इसीलिए इसको हम हॉर्स लैटिट्यूड कहते हैं। हाँ बच्चों, ये वो एरिया है जहाँ हवा चिल मोड में नीचे जाके चिपक जाती है। ओके सर। सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, अराउंड 60 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ जाए तो यहाँ ठंडी और गर्म हवाएं मिलती हैं। हवा ऊपर उठती है, लो प्रेशर जोन, यहीं से स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स ज़्यादा बनते हैं। ये बेल्ट हवाओं का रसलिंग ग्राउंड माना जाता है बच्चों। वार्म और कोल्ड एयर फाइट करते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग सर। अब पोलर हाई प्रेशर बेल्ट समझते हैं। पोल्स मतलब 90 डिग्री, नॉर्थ हो या साउथ हो, हमेशा ठंडे रहते हैं। हाँ सर, ये हमें पता है, गुड। एयर हैवी और डेंस होती है, यहाँ पे नीचे गिर जाती है और बनाती है हाई प्रेशर जोन सर। बहुत बढ़िया। तो पोल्स पे हवा फ्रीज होके अपना वेट गिराती है और हाई प्रेशर का उनको वहाँ फ्री गिफ्ट मिलता है। कह सकते हैं ऐसा बच्चों? बिल्कुल सर। विंड सिस्टम बच्चों, तो फिर क्या हुआ, हाई टू लो प्रेशर मूवमेंट ऑफ एयर। ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लीज और पोलर ईस्टर्लीज को भी समझ लेते हैं। ट्रेड विंड्स क्या होती हैं, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर 30 डिग्री से इक्वेटोरियल लो प्रेशर 0 डिग्री की तरफ चलती हुई। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स, सदर्न हेमिस्फेयर साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स, ठीक है। वेस्टर्लीज सब ट्रॉपिकल हाई 30 डिग्री से सब पोलर लो 60 डिग्री की तरफ। और पोलर ईस्टर्लीज क्या होते हैं, पोलर हाई 90 डिग्री से सब पोलर लो 60 डिग्री की तरफ। तो ये तीन छोटे छोटे टर्म्स थे बच्चों, याद रखेंगे, वेरी शॉर्ट में बहुत काम आते हैं। तो शॉर्ट में बच्चों कह सकते हैं लो टू हाई, हाई टू लो, लो टू हाई, या लो हाई, लो हाई, फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स। फनी ट्रिक क्या हो सकती है बच्चों इसको याद करने के लिए, इक्वेटर गर्म तो लो शो, 30 डिग्री पे हवा नीचे हाई ब्रो, 60 डिग्री पे लड़ाई फिर लो बोलो, पोल पे फ्रीज हाई सोलो। सर इट वॉज फन, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। अब बच्चों आपके सामने है एक छोटा सा मगर बहुत इंपॉर्टेंट एक ट्रैजिक सीन, साइक्लोन, नेचर्स फ्यूरी। इसमें एक बड़े डिजास्टर के बारे में, ओडिशा सुपर साइक्लोन जो 1999 में आया था उसके बारे में बताया गया है। बच्चों इसका ओरिजिन था 25 अक्टूबर 1999 को साइक्लोन के रूप में एक डिप्रेशन के फॉर्म में गल्फ ऑफ थाईलैंड में जो बना था। ये बे ऑफ बंगाल क्रॉस करके 29 अक्टूबर को ओडिशा कोस्ट तक चला आया। इम्पैक्ट किन किन एरियाज़ में आए, साइक्लोन ने भुवनेश्वर, कटक और 28 कोस्टल टाउन्स को बहुत बुरी तरह से हिट किया। लगभग 13 मिलियन लोग इससे इफेक्ट हुए थे। 13 मिलियन सोचते हैं ना बच्चों, 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख, 13 मिलियन 1 करोड़ 30 lakhs। डैमेजेस
थ्री मेन रीजन्स की वजह से। विंड, 260 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हवा ने ट्रीज, हाउसेस और रूफ्स उड़ा दिए। सर 260 किलोमीटर, सोचो आपकी गाड़ी जब 90 100 क्रॉस करने लग जाती है, कार आपकी, तो कितनी तेज़ रफ्तार आपको महसूस होती होगी। यहाँ पे तो 260 किलोमीटर पर आवर की विंड स्पीड थी। माई गॉड सर, ट्रू बेटा। रेन, 3 दिन तक हैवी रेन हुई, रिवर्स और फ्लड आ गई, लगातार बारिश होती रही इस वजह से। टाइडल सर्ज मतलब समुद्र में कितनी ऊंची लहरें उठी, तो बच्चों 7 to 10 मीटर ऊंची वेव्स उठी। 7 to 10 मीटर, आप समझ रहे हो, 3 मीटर पे आपकी एक फ्लोर घर की ख़त्म हो जाती है, तो लगभग 2 से 3 फ्लोर ऊंची वेव्स 20 किलोमीटर के एरिया तक, कोस्टल एरिया से मतलब जो आपके बीचेस हैं वहाँ से शहर के अंदर 20 किलोमीटर्स तक ये पानी आ गया। क्रॉप्स और लैंड सारे खराब हो गए। कंसिक्वेंसेस आप अब इमेजिन कर सकते हैं। पैडी, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, सारे के सारी क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो गई। लाइफ स्टॉक, जो हमारे लिव स्टॉक्स होते हैं, जो हमारे जानवर होते हैं, वो बहुत सारे मारे गए। फॉरेस्ट, साल, टीक, बैम्बू, मैनग्रोव्स, ये तो ऑलमोस्ट वैनिश हो गए। कोस्टल एग्रीकल्चर लैंड सॉल्टी और इनफर्टाइल बन गई। टेक अवे क्या था बच्चों इसमें से? 1999 का उड़ीसा साइक्लोन एक सुपर साइक्लोन था जिसमें हवा, बारिश और समुद्र की वेव्स ने मिलकर मैसिव डिस्ट्रक्शन किया। ये इंसिडेंट हमें विंड कितनी पावरफुल और भयानक भी हो सकती है ये बताता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब पे चलते हैं बच्चों। फिगर 4.5 टाइप्स ऑफ रेनफॉल। आप 3 तरह के रेनफॉल देखेंगे यहाँ पे बच्चों, कन्वेक्शनल, ओरोग्राफिक और साइक्लोनिक। पहले कन्वेक्शनल रेनफॉल पे चलते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर यहाँ पर है बच्चों कन्वेक्शनल रेनफॉल। सन हीट करता है तो लैंड गर्म होती है, जब लैंड गर्म होती है तो गर्म हवा उठती है। ऊपर जाकर फिर उस हवा का क्या होता है सर? वो ठंडी होती है। वेरी गुड। ठंडी होने के बाद कौन सा प्रोसेस होगा सर? कंडेंसेशन। वेरी गुड। कंडेंसेशन से क्या होता है सर? क्लाउड्स बनते हैं। बहुत बढ़िया। और जब क्लाउड्स बनते हैं तो उसके बाद क्या होता है सर? फिर बारिश हो जाती है। बहुत इजी था ना बच्चों? हाँ सर, ये हमें मालूम है। वेरी गुड बच्चों। तो इक्वेटोरियल रीजन्स में मोस्टली हॉट आफ्टरनून्स होते हैं। तो बेटा फनी तौर पे कह सकते हैं, दिन भर धूप का कुकर गरम, शाम को स्टीम रिलीज, बारिश। हाँ सर, कह सकते हैं। गुड बच्चों। ओरोग्राफिक रेनफॉल, मॉइस्ट एयर बच्चों माउंटेन से टकराती है। विंडवर्ड साइड, हिल स्टेशन साइड जो होती है, पे हवा ऊपर उठती है, ठंडी होती है, क्लाउड्स में कन्वर्ट होती है और फिर बारिश होती है। और जो लीवर्ड साइड होती है बच्चों, पहाड़ के पीछे का एरिया, वहाँ पे क्या होता है? ड्राई एयर। वहाँ पे ड्राई एयर जो हो जाती है उससे वहाँ पर कोई बारिश नहीं होती, उसे हम कहते हैं रेन शैडो एरिया। एग्जाम्पल क्या है? वेस्टर्न घाट्स, मुंबई साइड हैवी रेन और डेक्कन साइड बिल्कुल सूखा। तो बच्चों फनी तौर पे पहाड़ क्या है? बाउंसर। एक साइड एंट्री फ्री, दूसरी साइड नो एंट्री। जहाँ एंट्री फ्री है वहाँ पे तो खूब बारिश, लेकिन जहाँ पे एंट्री नहीं है वहाँ पे सूखापन। सर मज़ा आ गया। वेरी गुड। थर्ड, साइक्लोनिक रेनफॉल। जब वार्म और कोल्ड एयर टकराती हैं आपस में तो साइक्लोन बनता है। वार्म एयर ऊपर उठती है, कोल्ड एयर नीचे आ जाती है, तो क्लाउड्स बनकर स्टॉर्म और रेन के रूप में ये बाहर आते हैं। एग्जाम्पल ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, जो कि हमने अभी पढ़ा, बे ऑफ बंगाल। साइक्लोन का मतलब क्या हुआ है बच्चों? बाय वन गेट वन फ्री। मतलब साइक्लोन है तो स्टॉर्म तो आएगा ही, रेन साथ में फ्री में आ जाती है। मज़ा आया? हाँ सर, इट वॉज सो सिंपल एंड वेरी फनी। वेरी गुड बच्चों। आगे बढ़ते हैं। लास्ट टॉपिक, द नेम इज मॉइस्चर। ओके सर। बच्चों ये एक ऐसी चीज़ है जिसे हम रोज़ फील करते हैं। मतलब वो दिन याद करो बच्चों जब कपड़े 2-2 दिनों से नहीं सूखे होते हैं और मम्मी बोलती हैं ये हवा अभी भी गीली लग रही है, पंखा तेज करो। हाँ सर, मम्मा कई बार बोलते हैं। बिल्कुल, जब हवा में पानी होता है तो हवा गीली महसूस होती है, उसी को हम कहते हैं बच्चों मॉइस्चर। ओके सर। जब पानी लैंड
और अलग अलग वाटर बॉडीज जैसे नदी, समुंदर से इवेपोरेट होती है, वो वाटर वेपर बन जाती है। और जब ये वाटर वेपर हवा में होती है तब क्या होता होगा बच्चों? तो सर ह्यूमिडिटी, बिल्कुल, इसे ही हम कहते हैं बच्चों मॉइस्चर। मॉइस्चर मतलब मॉइस्चर इन द एयर इज इक्वल टू ह्यूमिडिटी, सिंपल शब्दों में। तो सर ह्यूमिड डे का क्या मतलब हुआ? जब हवा पूरी तरह से वाटर वेपर से भर जाए तब हम उसे कहते हैं, उस दिन को कहते हैं अ ह्यूमिड डे। सर ह्यूमिड डे पे तो कुछ काम ही नहीं होता। हाँ, क्योंकि जब हवा गर्म होती है वो और ज़्यादा वेपर होल्ड कर सकती है। रिजल्ट क्या होगा? सर ज़्यादा ह्यूमिडिटी, और हम फील करने लगते हैं स्टिकी और अनकंफर्टेबल। बिल्कुल सही सर, इसीलिए कपड़े भी ड्राई नहीं होते और पसीना चिपका हुआ रहता है। बिल्कुल बेटा, एग्जैक्टली, स्वेट इवेपोरेट नहीं होता और हम सोचने लगते हैं ये मौसम हमसे क्या दुश्मनी कर रहा है। अब बताओ जब ये वाटर वेपर हवा के साथ ऊपर जाते हैं तो क्या होता है? ठंडी हवा मिलती है सर। सही पकड़े हैं बच्चों। जब वेपर ठंडा होता है वो कंडेंस होके छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स बनाता है, और जब ये ड्रॉपलेट्स मिल जाते हैं तो बन जाते हैं क्लाउड्स। सर तो क्लाउड्स बेसिकली हवा में फ्लोटिंग वाटर है। बिल्कुल बच्चों, क्लाउड्स आर मासेस ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स, भंडार है वाटर ड्रॉपलेट्स का, एक तरह का वाटर पार्टी इन द स्काई। जब ये ड्रॉपलेट्स बहुत हैवी हो जाती है बच्चों तो वो हवा में फ्लोट नहीं कर पाती। फिर क्या होता होगा? सर वही प्रेसिपिटेशन, मतलब रेन, स्नो या हेल। सर मैं स्मार्ट हो गया ना? बहुत बढ़िया बच्चे, परफेक्ट, और बिल्कुल आप स्मार्ट हैं। यही प्रोसेस से पानी फिर से ज़मीन पे वापस आता है, नेचर्स रिसाइकल सिस्टम। अच्छा, तुमने कभी देखा है स्काई में प्लेन के पीछे एक वाइट लाइन? हाँ सर, लगता है प्लेन स्केचिंग कर रहा हो आसमान में। वो एक्चुअली मॉइस्चर कंडेंसेशन होता है बच्चों। प्लेन के इंजन से निकलता हुआ मॉइस्चर जब ठंडी हवा में जाता है तो वो कंडेंस होके एक वाइट ट्रेल बनाता है, और जब हवा काम होती है, मतलब शांत होती है, तो वो ट्रेल कुछ देर तक दिखाई भी देती है। तो नेक्स्ट टाइम जब ऐसी लाइन देखूं तो बोलूँगा, देखो साइंस उड़ रही है। एग्जैक्टली बेटा, साइंस इज लिटरली इन द एयर। तो बच्चों कंक्लूड करते हुए हमने देखा इवेपोरेशन से वाटर वेपर बनता है, वेपर इज इक्वल टू मॉइस्चर एंड दैट इज इक्वल टू ह्यूमिडिटी। ज़्यादा मॉइस्चर, ह्यूमिड डे, स्टिकी फीलिंग, वेपर कूल होकर क्लाउड्स बनाते हैं, हैवी ड्रॉपलेट्स फॉल एज प्रेसिपिटेशन, प्लेन ट्रेल्स इज इक्वल टू मॉइस्चर कंडेंसेशन। सर आज तो हवा भी मॉइस्ट लग रही है। हवा भी साइंस पढ़ती हुई लग रही है आज बेटा, शायद इसलिए। बच्चों मुझे लगता है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, तो ध्यान से सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि ज्ञान सब तक पहुँचे। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर दें ताकि आपको इंस्टेंट अपडेट्स मिलते रहें। आप देख रहे थे सोशल बाई कुमार, पढ़ो स्मार्ट, सोचो स्मार्ट, कुमार सर के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस बच्चों।